संविधान सभा के डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर से एक सदस्य ने प्रश्न पूछा कि अनुच्छेद 356 के तहत आपने जो केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां दी है, भविष्य में उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, यहाँ तक कि राज्यों का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में ही होगा, रेयर केस में होगा और भविष्य में यह अनुच्छेद डेड लेटर साबित होगा। लेकिन आने वाले वर्षों में यह देखा गया कि इस अनुच्छेद का बार बार प्रयोग हुआ है, सैकड़ों बार प्रयोग हुआ है और अनेक राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब आगे आते हैं 1994 पे। इसी संदर्भ में एक केस आता है जो लैंडमार्क केस कहलाता है, एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके बाद अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पे थोड़ा अंकुश लगा। तो नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। तो आज हम देखेंगे कि अनुच्छेद 356 है क्या, इसके संदर्भ में क्या विवाद रहा है और ये जो एसआर बोमई केस जिसका मैंने पहले उल्लेख किया वो क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और इस संदर्भ में 1994 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा है। पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान के तहत दिया गया है। 352 आपको पता है कि वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, 356 वो राज्य के आपात की बात करता है और 360 वित्तीय आपात की बात करता है। अनुच्छेद 356 में राज्य के आपात की बात की गई है, जिसको सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की, संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में जो कार्यपालिका है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और उसका शासन सीधे केंद्र के हाथों में आ जाता है। जो विधायिका है या तो उसको निलंबित किया जा सकता है या फिर उसको भंग किया जा सकता है। तो आज़ादी के बाद से ही इसका दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। अब हम लोग सीधे आते हैं 1988 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार बनती है, जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं एसआर बोमई। एसआर बोमई के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 विधायक राज्यपाल को लिखित रूप में देते हैं कि हम इस सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं। राज्यपाल को ये समझ में आता है कि जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। लेकिन एसआर बोमई खुद राज्यपाल से मिलते हैं, कहते हैं कि देखिए 7 लोग ने लिखा है कि ये जो उनसे दस्तखत लिया गया वो धोखाधड़ी से लिया गया, तो ये 7 विधायक हमारे साथ हैं, हमें मौका दिया जाए कि कर्नाटक विधानसभा में हम अपना बहुमत सिद्ध करें। लेकिन राज्यपाल उनकी बात को दरकिनार करते हुए सीधे राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करते हैं। इसी के खिलाफ एसआर बोमई कर्नाटक हाई कोर्ट पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। फिर एसआर बोमई कर्नाटक हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। अब ये समझिए कि ये 1990 का दौर था। 1990 के बाद देश में काफ़ी सांप्रदायिक तनाव था। बाबरी विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया, जैसे आपका मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे विवाद अनुच्छेद 356 के तहत ही थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सारे विवाद को एक साथ लिया और एसआर बोमई बनाम भारत संघवाद में इसके संदर्भ में निर्णय दिया। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्या क्या प्रश्न थे। इसमें पहला प्रश्न यही था कि क्या अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? क्या राष्ट्रपति का ये निर्णय कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये न्यायिक समीक्षा हो सकती है? और अनुच्छेद 356 में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है उसकी परिभाषा क्या है? मार्च 1994 में 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इसका निर्णय सुनाया और उसमें कुछ बातें कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति का 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो निर्णय है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करेगा, न कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पर।
और अनुच्छेद 356 के तहत मंत्रिपरिषद जो भी दस्तावेज राष्ट्रपति को देगी तो उस दस्तावेज के तथ्यों का न्यायिक समीक्षा तो नहीं होगा, लेकिन उस तथ्य की प्रासंगिकता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका मतलब है कि वहाँ न्यायपालिका देखेगी कि क्या वो जो तथ्य हैं वो तथ्य पर्याप्त हैं अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए। और यहाँ ये भी बता दूँ कि केंद्र राज्य के संबंधों के संदर्भ में सरकारी आयोग की अनुशंसाएं पहले ही आ चुकी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अनुशंसाओं को अपने निर्णय में शामिल किया और जो पहले 3 सिद्धांत मैंने बताए हैं उसके आधार पर विस्तृत निर्णय सुनाया। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को सबसे पहले अनुच्छेद 365 का उपयोग करना चाहिए और राज्य को कार्यकारी आदेश देना चाहिए। अगर राज्य उस कार्यकारी आदेश को नहीं मानता है तो अनुच्छेद 356 के तहत वो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। दूसरी बात, अगर किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन होता है, अर्थात किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत नहीं है कि वहाँ पे सरकार बना सके, तो आराम से राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। और मज़ेदार बात यह है कि इसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट बताया, मूलभूत संरचना का एक भाग बताया और साफ साफ कहा कि अगर कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को रक्षा करने में सफल नहीं होता है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक तंत्र के आधार का मतलब है कि भ्रष्टाचार का आरोप हो सरकार पे या फिर सामान्य कानून व्यवस्था का आरोप हो, तो आप इस स्थिति में अनुच्छेद 356 लागू नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से उसका अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही उस राज्य की कार्यपालिका तो बर्खास्त हो ही जाती है। माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जब तक संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तब तक आप विधानसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, उसे निलंबित कर सकते हैं। संसद का अनुमोदन मिलने के बाद आप विधानसभा को भंग कर सकते हैं। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायिक समीक्षा में न्यायालय को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 356 को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं लागू किया गया है तो इस राष्ट्रपति शासन के निर्णय को खारिज कर सकती है और जो कार्यपालिका जो बर्खास्त हो गई थी उसे पुनर्जीवित कर सकती है। यही नहीं, विधायिका जो भंग हो गई थी उसे भी पुनर्जीवित कर सकती है। तो इस प्रकार एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ। इस निर्णय का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि 1994 के पहले, ऑब्वियसली आज़ादी के बाद 1994 के बीच में कम से कम 100 बार इसका दुरुपयोग हुआ था, लेकिन 1994 के बाद अभी तक मात्र 29 बार इसका उपयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि संख्या में काफ़ी गिरावट आई है और इस निर्णय से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध मजबूत हुआ, आपस में विश्वास बढ़ा, सहयोगी संघवाद मजबूत हुआ और यही नहीं, भारतीय लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो इस साल इस निर्णय के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारतीय न्यायशास्त्र में, भारतीय जूरिस्प्रूडेंस के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा कोट करने वाला निर्णय है। और इस निर्णय से ये आशा की जा रही है कि भविष्य में इसका दुरुपयोग बिल्कुल समाप्त होगा और डॉक्टर अंबेडकर जी का जो वो कथन था कि ये अनुच्छेद डेड लेटर साबित होगा, वो भी सच साबित होगा। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। भविष्य में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।